मोहब्बत किया शय है, जिंदगी भर इस लफ्ज़ से अकीदत निभाते, इस नाम पर खुद को निछावर करते, वो आज पहली बार इसके मानी खोज रही थी। वफा और अमानतदारी के मफ़हूम भी आज उसने पहली बार जांचे थे। इसने ज़िंदगी में किया कुछ नहीं सुना था, मगर आज उसने किया सुना था, और अब वो खुद किया कह गई थी। आंसुओं की धुंधलाहट में वो उस शख्स का चेहरा का वाज़ेह देखने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए उसने अपनी ज़ात भुला दी थी, जिसके वजूद सीन ये उसने दुनिया में सबसे बढ़कर मोहब्बत की थी, जिसकी तकलीफ़ और खुशी को उसने इससे बढ़कर महसूस किया था, जिसकी मोहब्बत तक से उसने इश्क किया था। आज हर शय ख़त्म हो रही थी, शायद सिर्फ उसके लिए ख़त्म हो रही थी। कौल निभाने, अमानत लौटाने का वक्त आ गया था। इसने ज़िंदगी को उंगलियों के बीच से बहते हाथों से निकलता महसूस किया था। एशिया में लेदर का काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नुमाइंदा काउंटरइकट पर दस्तखत करके फ़ाइल आगे सरका चुका था। फ़ाइल अब मेरे सामने रखी गई थी। काउंटरइकट मेरा पहले से देखा हुआ था। ये बनवाया ही मैंने खुद था, अपनी मर्ज़ी की शर्तों पर। लेदर की मसनूआत की फराहमी के इस मुआहदे की कितनी ही कंपनीज़ फ़ाहम थीं, और मैंने ये बआसानी उनके मुंह से छीन लिया था। ये बेशक बड़ी कामयाबी थी, मगर इस काउंटरइकट ये साइन करते मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। सैनिटरी सिग्नेटरी से हाथ मिलाते में रस्मा भी ना मुस्कुरा सका था। मेरा पीए रोहेल उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गया था। ये काम हमेशा मैं खुद करता हूँ, पर आज ना कर सका था। अपने आप में उलझने के सिवा मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में वहील एक बार फिर मेरे सामने था। वो मुझे काउंटरइकट साइन होने की मुबारकबाद दे रहा था। सर, वो जुनैद सर का भी फ़ोन आया था। वो याद दहानी करा रहे थे कि घर का इंटीरियर तकरीबन मुकम्मल हो गया है, आपको देखने जाना था। मैंने सर की जुम्बिश से बात सुन लेने का इशारा दिया था। नताशा मैडम आई थीं, आप मीटिंग में थे तो वो मैसेज छोड़ गई हैं कि डिनर आप उनके साथ कीजिएगा। मैंने सर उठाकर देखा था। रोहेल के चेहरे पे रश्क था। वाज़ेह था कि मेरा पीए मुझे जन्नत में खड़ा देख रहा है। 30 साला रोहेल अहमद 2 साल कबल मेरे पास नौकरी के लिए आया था। मुआशी मजबूरियों ने उसे तालीम मुकम्मल नहीं करने दी थी। वो मेहनती है, मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और वफादार भी था। जब ही मैंने इसे बतौर पर्सनल असिस्टेंट मुतय्यन कर लिया था, ये सिर्फ रोहेल की मुश्किल ज़िंदगी का शाखसाना ना था। कोई भी होता तो उस वक्त आर्यन रियासत जहाँ है, इसे देखकर वो रश्क ही करता, या फिर पिछले 3 साल में मेरे कारोबार ने मुजिज़ाती तरक्की की थी। मेरे हाथ थे कि जिसे छू लूँ वो सोना हो जाए। जिस पोश इलाके में कितनी बड़ी मैंने ज़मीन की थी, वही कम बात ना थी कि फिर इस घर की तामीर और आराइश पाकिस्तान के माहिर और बेहतरीन नमूने के इस बंगले को देखने से अलग रखने वाली चीज़ बना दिया था। और ये सब किया कम था कि अब वो हसीन नताशा नामी बल्ला सुबह शाम मेरे आगे पीछे फिर रही थी। रोहेल का रश्क कुछ ऐसा है जुबाज भी ना था, बस इस रश्क के पीछे की वजूहत समझी थी। पिछले 2 दिन में मैं पहली बार मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। इसे वहाँ से भेजते मैं कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते कदरे पर सुकून था। मैंने एक अहम फैसला ले लिया था। वो ज़्यादा मंतिक पर मबनी ना था, मगर मैं मुतमईन था। गाड़ी हमवार रास्ते पे तेज़ी से रवाना थी। मैं एक कंसाइनमेंट को देखने शहर से बाहर अपने गोदाम जा रहा था। आराइशी कालीनों के इस ऑर्डर को मेरा क्लियरेंस मिलने पर सप्लाई के लिए रवाना किया जाएगा। गाड़ी में मेरे साथ रोहेल और ड्राइवर बशीर थे। सर, आप अपने नए घर में कब शिफ्ट होंगे? मैं अपने मोबाइल पर ईमेल्स देख रहा था। मेरे फारिग होते ही रोहेल ने अपनी जुस्तजू का इजहार किया था। मुझसे ज़्यादा वो मेरे नए घर में शिफ्ट होने का मुंतज़िर था। मैं उसकी बेताबी पर हंस पड़ा, जबकि मेरे जवाब पर इसका मुंह उतर गया। फ़िलहाल तो कुछ अरसा तक मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकूंगा। क्यों सर? इसके इल्म में था कि वहाँ सीन बेकाम मुकम्मल हो चुका है। मेरी वाइफ वहाँ जाने में कम्फर्टेबल नहीं है। वजह सुनकर रोहेल ना सिर्फ हैरान हुआ था, बल्कि इसके चेहरे से जाहिर था कि उसे मेरा फैसला और उसके इंतहाई अहमकाना लगे हैं। अपने तौर पे तो वो यही तय किए बैठा था कि मैं अब उस नए शानदार घर में नई बीवी, वो भी नताशा या इस जैसी औरत के साथ। पिछले 2 साल में रोहेल ने हर पल मेरा मुशाहिदा किया था। मैं जैसे इसका मदरसा भी था और उस्ताद भी। खाक से उठकर कामयाबी की बुलंदियों तक कैसे पहुंचना, वो ये मेरी ज़िंदगी से सीखना चाहता था, और मैं जो वहाँ पहुंच गया था, कामयाबी के असल मानी अब समझा था। जो फैसला रोहेल को हमाकत लग रहा था, उसे लेते मेरे दिल है वो बोझ उतर गया था जो पिछले 2 दिन से मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। वो मेरी ज़िंदगी से सब सीख रहा था, और मैं उसे इतना अहम सबक ना देता। वो गुड़ बड़ा था।
इसके पास इस सवाल का जवाब यकीनन नफीमी था। इसकी अपनी शादी 1.5 साल पहले इसके चचा की बेटी से हुई थी। मुश्किल हालात और उसकी शादी जैसी जिम्मेदारी उसने बीमार बाप के दबाव में आकर की थी। ऐसी औरत की उसे कितनी कद्र थी जो इसके सर थोपी गई थी। अनदा जा लगाना मुश्किल ना था, लेकिन सर इंसान अपनी कामयाबी भी इंजॉय ना करे किया। कामयाबी किया होती है रोहेल अहमद। अगर तुम्हें लगता है कि बंगला, गाड़ी, बैंक अकाउंट में रुपयों का ढेर कामयाबी है तो तुम गलत हो। मैं जिंदगी भर इन चीज़ों के पीछे भागा हूँ। इस भाग दौड़ में किया गनवाता रहा हूँ। मुझे अब पता चला है इन चीज़ों की ख्वाहिश रही गलत नहीं, उनके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन इन्हें ज़िंदगी का हिस्सा समझना चाहिए, कल ज़िंदगी नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपको सुकून ना दे सकें, जो खुशी पास हुआ से महसूस ना करने दी, तो ये कामयाबी कहलाने के लायक हो सकती हैं भला। मैं रुका था। रोहेल खामोश रहा। इसको खुशी के मानी बताते में जैसे खुद इसके मानी नए सिरे से जान रहा था। खुशी मेरी बीवी के मोहब्बत से पकाए खाने में है, जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो रिज़्क़ हलाल है। इस पर सुकून नींद में है, जबकि मुझे तमीनान हो कि मेरी वजह से किसी दूसरे की नींद हराम नहीं होती है। कामयाबी तो इस मुस्कुराहट में भी है। वाओ, मेरी बीवी के चेहरे पे चंद रूपीन से आ जाती है। मेरे तस्वुर में एक मुस्कुराहट खिली थी। रोहेल ज़रा मुतासिर नहीं लग रहा था। हम दुनियादारी में पड़े उसके मियारों से चलते अक्सर कामयाबी का वो पैमाना फरामोश कर देते हैं जो रब ज़ौल जलाल ने बयान फरमाया है। मुझे अचानक वही याद आया था। असल कामयाबी तो ये है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होने के लिए हमें इतना तो करना ही है ताकि इसकी आयद करदा इबादत के फ़राइज़ अदा करें और इसके बंदों के हुकूक निभाएं। लोगों में पहला हक़ घर वालों का होता है और अहल बीत में सबसे पहले बीवी आती है। हम दुनिया के सामने मेंज़ बनते ये एक अहम बात इतनी आसानी और दीदा दलीरी से फरामोश कर देते हैं कि हमसे इस औरत के हुकूक के बारे में पूछ कुछ होगी जिसे हमने अल्लाह के इकरार के साथ निकाह में लिया है। लाशूरी तौर पर हम खींचता ही तो इस औरत की तरफ जो शैतान के हथियारों से लेस होकर हमारे सामने आती है। अपना आप इस तरह पेश करती है कि हम बिछ जाते। हम ऐसी औरत की इज्जत चाहे ना करें, हम अपनी तवज्जो और इल्तिफ़ात उसी पे लिटाते हैं। हमें अहमियत देने के काबिल ही लगती है। घर में हमारी इज्जत की पासदार बनी सादा सीन ये औरत को तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बीवी है क्या बड़ी बात है। हमारी खुशी और इज्जत का ख्याल रखना फ़र्ज़ है इसका। हम इसके हुकूक भूल जाते हैं, गलत करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उसकी खुशी का ख्याल रखना। नेक औरत दुनिया का सबसे कीमती मुता होती है और हम उसे दुनिया की सबसे हल्की शीए गर्दानता ही जानते हो कि वो काबिल कद्र क्यों होती है। जाहिर है रोहेल ये नहीं जानता था, मैं भी तो ये सब आज ही दरियाफ्त कर रहा था। क्योंकि पाकीज़ा बीवियां आदमी को जन्नत में मिलेंगी। दुनिया में जिस तरह अल्लाह ने जहन्नम से अबरत दिलाने के लिए बागात और नहरें बनाई हैं, उसी तरह नेक बीवी भी जन्नत की औरत की झलक है। गाड़ी में अब गहरा सन्नाटा था। रोहेल मेरी बात से मुत्तफिक था या नहीं, मैं नहीं कह सकता था। मैंने महसूस किया कि ड्राइवर भी हमारी तरफ मुतवज्जह था। वो बैकव्यू मिरर में रोहेल को देख रहा था। मुखातब अलबत्ता मुझसे हुआ था। साहब जी, आप जितनी गहरी बातें तो मैंने नहीं सोची थीं। अलबत्ता मैंने तो बड़ी सादा सी बात से अपनी बीवी को इज्जत देनी सीखी थी। मैं पहले जब दूसरी जगह नौकरी करता था बड़ा ख्वार होता था। दिन भर साहब लोगों के सामने जी हज़वरी करते, मेरे पास अपना इख्तियार और इक़्तिदार दिखाने को सिर्फ बीवी ही होती थी। मैं इसे बहुत सुना सकता था, सुनाता था। इसने बर्दाश्त करना था, वो करती थी। फिर एक बार गुजरे बेचने वाले एक बच्चे से जान छुड़ाने के लिए मैंने इससे गुजरे खरीद लिए। घर लाकर बीवी के हाथों पे रखे तो वो बेतहाशा हैरान हुई। इसकी हैरानी मुझे गाली की तरह लगी। मुझे मालूम हुआ था कि मेरी बीवी मुझे चंद रुपयों के फूलों का भी अहल नहीं समझती। फिर वो खुश होने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि उसे खुश करना कितना आसान काम था। और साहब जी, जब मैंने उसके हाथ से लेकर वो गुजरे उसे पहना दिए तो वो बस खुशी से मरी ही नहीं थी। इस दिन से मैंने अपना रवैया बदल लिया। इससे मुस्कुरा कर बात करता, इसकी बात सुनता, उसे इज्जत किया दी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दिलवा दी। 5 साल हो गए इस बात को और इस दिन से किसी ने मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं की। इज्जत ज़िल्लत देने वाली ज़ात तो बस अल्लाह की है ना। हम इसकी दी नेमत की नाक़दरी करके अपने लिए कौन से तुमने नाम करा लेंगे। हम मर्द सब एक से होते हैं, औरतें बहुत अलग अलग तरह की, और ये जो हमारी औरतें होती हैं ना, क़नाअत वाली नाक़दरी से रखो तो खुश नहीं रहती। इज्जत और जान से घर की मलका बनाओ तो खुश रहती हैं।
ये पौधों की तरह होती हैं, तेज धूप में झुलस जाती हैं मगर शोर नहीं करती। इन पर ड्राइवर गहरी बातें कर रहा था। मैं और रोहेल गहरी सोच में थे। मैं ये सोच रहा था कि दूसरों को नसीहत करना कितना आसान काम था। हमने इतने बरसों में सितारा का बहुत ख्याल रखा, दीगर सिर्फ इस हद तक कि अपनी बिसात के मुताबिक सहूलतें देता रहा था। मोहब्बत की तशनगी के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे कुछ कसूर थे, मैं इन्हीं सोच रहा था, मगर साथ ही सितारा की गलतियां भी शुमार कर रहा था। साथ बैठा रोहेल ना जाने क्या सोच रहा था, शायद वो भी खुद को जांच रहा था। गाड़ी गोदाम के बाहर रुकी तो सोचों का सिलसिला तमाम हुआ। ड्राइवर गोदाम के मैनेजर को बुलाने गया तो मैंने रोहेल से पूछ ही लिया कि वो क्या सोच रहा था। मैं बस हैरान हो रहा था कि आपकी वाइफ एक लग्जरी बंगलों में शिफ्ट होने में इनकम्फर्टेबल क्यों हुई। रोहेल को अपनी बीवी को सोचना था, मगर वो आम मर्दों की तरह किसी और की बीवी को सोच रहा था। इसका सवाल मुझे चुभा था। औरत का कसूर ढूंढ लेना आसान है, अपनी कोताही भी इसके खाते में डाल देना इससे भी ज्यादा आसान। अचानक मेरी गलतियां पस मंजर में चली गई थीं। सितारा के कसूर बड़े हो गए थे। कार्गो के लिए जाने वाला सारा सामान बिल्कुल ठीक था। काम खत्म होने के बाद में वहां से फौरन निकल गया था। मेरी आदत है कि काम खत्म होने के बाद में कुछ देर वहां ठहर कर अपने मातहतों और मजदूरों का हाल अहवाल लेता हूँ। असलम नजर नहीं आ रहा। सबसे बातें करते अचानक मुझे अपने एक लोडर का ध्यान आया था। रोशनी कम है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा। किसी कोने से सदा बुलंद हुई थी और फिर हर तरफ कहे ही कीके थे। फिर किसी ने उसे बुलाना शुरू किया था। किलो किलो इधर आ, साहब बल्ला रहे हैं। इसे मेरे सामने किया गया और मैं आज पहली बार उनके तर्ज तखातब पे गौर कर रहा था। इन लोगों ने आपस में नाम रखे हुए थे, रंग, कद या जिस्मानी हैत के मुताबिक, और इनमें से अक्सर तज़हीक का पहलू लिए थे। मैंने पकी रंगत वाले इस नौजवान लड़के असलम की तरफ देखा था। वो खुद ये कसे गए जुमले सुन चुका था और अब अपनी रंगत पर शर्मिंदा नजर आ रहा था। वो चीज़ जो उसके इख्तियार में ना थी, इस पर सर झुकाए खड़ा था। अल्लाह सुब्हाना वाओ ताला ने हमें मुख्तलिफ कौमों और ख़ानदानों में अलग अलग रंग वाओ नस्ल कद वाओ हैत में सिर्फ इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे की शिनाख्त कर सकें। इसलिए नहीं कि किसी को खुद से कमतर समझें। इसने हम में से हर एक को बेहतरीन सूरत दी। हम में जो बाकियों से अलग है वो हमारी ख़ास शनाख्त है, हमारे नुक्स का पहलू नहीं। अब से कोई किसी को बुरे नाम से नहीं बुलाएगा। अल्फाज खुद बखुद मेरे मुंह से अदा हो रहे थे, जो कुछ देर कबल में खुद समझने की कोशिश कर रहा था। अब इन्हें समझा रहा था। बाज़ दफ़ा सारी गिरहें एक के बाद एक खलती जाती हैं, सारे जवाब एक साथ मिल जाते हैं, या फिर शायद जवाब हमेशा से हमारे सामने होते हैं, हम ही इन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। किसी ने सच कहा है कि वो लोग जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जिनकी तकलीफ हम रोज़ देखते हैं, इनके लिए हमारे अंदर का एहसास आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। पराये लोगों से हमदर्दी करना आसान होता है, क्योंकि उनके दर्द को दूर करने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता। बस ज़बानी हमदर्दी जितलाई, उनके अपनों को मलामत की और आप बड़े बिन गए। रोहेल का जो सवाल मुझे चुप करा गया था, इसका जवाब और मुझे उलझाए मुअम्मे का आखिरी टुकड़ा मेरे हाथ आ गया था।